Hello plus 2 class students. So today I am going to explain you the new group number 18. Group number 18 and the members of group number 18 are also called noble gases and the members are helium, neon, argon, krypton, xenon and radon. These are the members. So जो फर्स्ट 5 मेंबर है ये हमें एयर में मिलते हैं, एयर में पाए जाते हैं। तो जो लास्ट वाला मेंबर है रेडोन, ये हमें रेडियो एक्टिव डीके से मिलता है। किसका डीके? रेडियम का। ये रेडियम आ रहे हैं, रेडियम के लिए सिंबल। रेडियम का जो है मास वो 226 होता है और इसका एटॉमिक नंबर 88 है। इस रेडियम में से पैदा होता है रेडोन और इसमें से निकलता है एक हीलियम न्यूक्लियस। एक इसमें से हीलियम न्यूक्लियस निकलता है और दूसरा इसमें से पैदा होता है रेडोन और रेडोन का जो है एटॉमिक नंबर बन जाता है 86 और इसका मास बन जाता है 222। तो ये एक रिएक्शन है जिसमें जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो एक रेडोन है जो उसकी प्रेपरेशन आप कर सकते हो फ्रॉम रेडियम। तो ये एक मेथड है। इसके बाद आ जाता है नोबल गैसेस। Why they are called noble gases? Actually, they are called noble gases because they are least reactive. They do not react with any chemical, with any substance. Very few reactions are there. Noble gases actually show very few reactions, very few compounds. So that's why they are called noble gases because they do not react with any substance, any chemical. तो नोबल गैसेस की बात करें, सबसे पहले इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन EC। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जब हम बात करें तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है? जैसे नियोन को ले लो, एक हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2s2 1s2 2s2। बाकी अदरवाइज सभी की जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, मोस्ट स्टेबल मतलब उसमें जो है ऑक्टेट कंप्लीट है। जैसे कि नियोन sp है 2s2 2p6, आ गया 3s2 3p6, उसके बाद आ गई 4s2 4p6। तो ये कॉन्फ़िगरेशन है इसकी s2p6 s2p6। आप बोल सकते हो ns2 np6 इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन है, वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन है ये। तो इससे ही कॉन्फ़िगरेशन से क्लियर हो जाता है अगले दो टॉपिक, जैसे कि आयोनाइजेशन एनर्जी। इसकी कॉन्फ़िगरेशन से आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी या कम होगी, क्योंकि इनमें जो है फुली फिल्ड जो इसकी है वैलेंस शेल है जो वो फुली फिल्ड है, मतलब कि सेकंड शेल फुली फिल्ड है, थर्ड फुली फिल्ड है, ऐसे इस तरह से। इसलिए जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है बच्चों, मतलब इसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये पहले ही बहुत स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशंस है। तो इसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन वो निकालेंगे तो इनकी स्टेबिलिटी है वो खराब हो जाएगी। इस वजह से दे आर नॉट रेडी टू गिव एनी इलेक्ट्रॉन्स। बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए। तो ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात है। उसके बाद है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी, क्योंकि अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो नेक्स्ट शेल शुरू हो जाएगा, तो P के बाद जो अगला है वो शुरू हो जाएगा। तो मतलब इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तब भी इसकी जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, जो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया वो भी इनकम्प्लीट हो जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जाने से उसकी पूरी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो इस वजह से ये जो है नोबल गैसेज ये इलेक्ट्रॉन गेन करना भी पसंद नहीं करते। जब ये इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेंगे, मतलब डिफिकल्टी होगी इलेक्ट्रॉन गेन करने में, तो एनर्जी भी रिलीज नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो भी कम होगी, नेगेटिव में है वो भी क्या होगी, कम होगी उसकी वैल्यू। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। इसके बाद जो टॉपिक आ जाता है बच्चों एटॉमिक साइज का। एटॉमिक साइज का आपको पता है जब डाउन द ग्रुप जाते हैं वो बढ़ता है, लेकिन मैं एक बात बता दूं, जो हमारा पीरियड है जैसे कि यहाँ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन जो पीरियड में जाते हैं, तो इनका जो वैसे तो जब हम पीरियड में जाते हैं तो जो साइज है वो कम होता जाता है, साइज है क्या वो कम होता जाता है। लेकिन जो नोबल गैसेज है इनका जो साइज है वो सबसे ज़्यादा है। वैसे तो पीरियड में कम होता जाता है, इसका सबसे कम होना चाहिए था, लेकिन इनका सबसे ज़्यादा है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपने उसका आंसर देना है कि जो नोबल गैसेज का एक्चुअली साइज तो कम है, लेकिन हम जो कैलकुलेट करते हैं वो कौन सा रेडियस कैलकुलेट करते हैं, वैन डर वाल्स रेडियस। हम कौन सा रेडियस कैलकुलेट करते हैं, वैन डर वाल्स रेडियस, क्योंकि वैन डर वाल्स रेडियस है उसका साइज बड़ा होता है, इसलिए इनका भी साइज बड़ा है। तो वैन डर वाल्स रेडियस की बात इसमें आपने करनी है
कि ये नॉर्मल इनका रेडियस नहीं होता, एक्चुअली होता है इनका जो हम साइज कैलकुलेट करते हैं तो वो कौन सा साइज होता है, वैन डर वाल्स रेडियस वाला साइज। तो वैन डर वाल्स रेडियस क्योंकि सबसे ज़्यादा होता है इसलिए इनका साइज भी सबसे ज़्यादा होता है। इसके बाद आ जाता है बेटे ये जो हमारे नॉर्मल गैसेज हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो सारे के सारे ये गैसेज है, गैसियस है। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या है, ये नोबल गैसेज इनको कहते हैं, मतलब ये गैसीय स्टेट इनमें ये गैसीय स्टेट में ये क्या करते हैं बेटे एग्जिस्ट करते हैं। ये कलरलेस होते हैं, ये ऑर्डरलेस होते हैं, ये टेस्टलेस होते हैं। तो इनकी जो प्रॉपर्टीज है, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, बहुत ज़्यादा कम होता है। तो इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, एक तो ये गैसेज है, एक तो ये टेस्टलेस, ऑर्डरलेस, कलरलेस। तो और इसमें क्या है, ये मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का बहुत ज़्यादा लो होता है। तो ये सारी इनकी क्या है फिजिकल प्रॉपर्टीज है। उसके बाद जो टॉपिक आता है वो आता है इनकी रिएक्टिविटी, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन की जब बात करें तो केमिकल रिएक्शन ये शो नहीं करते हैं वैसे, लेकिन फिर भी 1962 में एक साइंटिस्ट थे नील बार्टलेट। तो नील बार्टलेट जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया 1962 में, नील बार्टलेट ने 1962 में क्या किया बच्चों, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसमें इन्होंने एक सब्सटेंस बनाया O2 PTF6, O2 पॉजिटिव PTF6। ये एक इन्होंने मॉलिक्यूल बनाया O2 ऑक्सीजन के साथ, प्लैटिनम F6 ये। तो उन्होंने देखा कि ऑक्सीजन अगर ये मॉलिक्यूल बना सकती है, फिर उन्होंने देखा जो ज़ीनोन है इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी करीब करीब ऑक्सीजन जितनी है। जो साइंटिस्ट थे नील बार्टलेट, उन्होंने सोचा कि ऑक्सीजन जितनी ही इसकी भी आयोनाइजेशन एंथैल्पी है Xe की, ज़ीनोन की, तो क्यों ना ज़ीनोन का भी रिएक्शन हम किसके साथ करवाएं, प्लैटिनम F6 के साथ। इन दोनों का भी इन्होंने क्या करवाया रिएक्शन करवाया। तो एक नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ। बड़ी तगड़ी अचीवमेंट थी इसकी नील बार्टलेट की। तो इसका जो नया जो कंपाउंड बना वो बना XePtF6 नेगेटिव या पॉजिटिव। तो एक नया हमारा जैसे ऑक्सीजन का जो कंपाउंड था, इसी तरह ज़ीनोन का भी एक नया कंपाउंड बन गया। ये किसने बनाया, नील बार्टलेट ने बनाया बच्चों। ये कंपाउंड किसने बनाया, नील बार्टलेट ने बनाया। तो ये एक बहुत ही अचीवमेंट थी उस टाइम। उसके बाद में कुछ और कंपाउंड भी बने ज़ीनोन के बाद, क्रिप्टन ने बनाया KrF2, ऐसे और भी हमारे उसके बाद भी शुरू हो गए कुछ, फिर थोड़े से फ्यू नंबर ऑफ कंपाउंड वो बने हैं। तो उसमें जो कंपाउंड बने हैं उसमें कई कंपाउंड बने जैसे कि XeF2, XeF4, XeF6। तो ऐसे हमारे पास XeF2, XeF4, XeF6 ये बने हैं। लेकिन कैसे बने, Xe प्लस अगर F2 डालें, Xe में F2 डालें तो XeF2 बन गया। लेकिन इसके लिए हमारे को जो टेम्परेचर है वो कितना रखना पड़ेगा, 673 केल्विन। जो प्रेशर है वो कितना रखना पड़ेगा, 1 एटमॉस्फेयर। तो ये प्रेशर और जो टेम्परेचर है ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये हमें 673 केल्विन जो टेम्परेचर और प्रेशर है, एटमॉस्फेयर की जगह 12 कितने बार आपको प्रेशर रखना पड़ेगा। तो Xe प्लस 2F2 अगर इसमें डालेंगे तो XeF4 बन जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा, इसमें टेम्परेचर रखना पड़ेगा 873 केल्विन और प्रेशर रखना पड़ेगा 7 बार। और प्रेशर कितना रखना पड़ेगा हमें, 7 बार प्रेशर रखना पड़ेगा। उसके बाद ये वाला अगर आपने बनाना तो आप बना सकते हो Xe प्लस 3F2। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 3F2 डाल देंगे तो XeF6 बन जाएगा। इसमें टेम्परेचर चेंज करना पड़ेगा 573 केल्विन और इसमें जो प्रेशर रखना पड़ेगा हमारे को 62-70 बार। 62-70 बार इसमें क्या रखना पड़ेगा, हमें प्रेशर रखना पड़ेगा बेटे। तो ऐसे हम बना सकते हैं। इसके अलावा ये जो XeF6 हमने बनाया है ये हम XeF4 से भी बना सकते हैं, XeF4 से भी बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें इसमें डालना पड़ेगा O2F2
अगर O2Fe को हम XeF4 में अगर डालेंगे तो दोनों रिएक्शन करके ये F2 यहाँ ऐड होके XeF6 बन जाएगा। 2F इधर जाके X6 बन, तो ये हमारे पास O2 यहाँ मिल जाएगा O2। तो ऐसे हमारा ये रिएक्शन भी हो सकता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट जो हमारा रिएक्शन है वो है XeF2। वो किसके साथ, H2O के साथ ये रिएक्शन हो सकता है, XeF2 प्लस H2O। तब हमारे पास क्या बनेगा, तो Xe बनेगा प्लस HF बनेगा प्लस बनेगा O2। ये हमारे पास 4HF बनेंगे और जो Xe है वो 2 बनेंगे। तो ये हमारे पास एक रिएक्शन है इसका होगा। तो लेकिन इसके बाद जो XeF4 है या XeF6 है, ये भी वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, ये भी वाटर के साथ क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। तो ये दोनों का जो रिएक्शन है वाटर के साथ, ये आपके लिए होमवर्क होगा, ये आप बुक में से इसको देख के ये रिएक्शन कंप्लीट करोगे। ये तो है कि जब वाटर हमने प्लेंटी ऑफ वाटर लेंगे, जब वाटर हम क्या लेंगे, ज्यादा मात्रा में लेंगे। लेकिन दो रिएक्शन और हैं, वो कौन से हैं, XeF4 और ये XeF6। तो इसमें भी वाटर डालना है, इसमें भी क्या डालना है, हमने वाटर डालना है, लेकिन पार्शियल अमाउंट में, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। ये जो दो रिएक्शन है ये पार्शियल हाइड्रोलाइसिस होंगे। ये जो दो रिएक्शन है ये कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। तो ये आपको दो ध्यान रखना कि इसकी कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करनी है, उसमें कुछ और प्रोडक्ट आएंगे। इन दोनों की हमने क्या करनी है, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करनी है, इसमें थोड़े से दो और प्रोडक्ट आएंगे। इसके बाद आ जाते हैं स्ट्रक्चर। इसके बाद नोबल गैसेस के हमारे क्या आ जाते हैं बच्चों, स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर में आ जाता है सबसे पहले जो स्ट्रक्चर है वो है XeF2 का, फिर XeF4, ऐसे हमारे पास जो स्ट्रक्चर है, फिर XeF6 का। तो ऐसे हमारे पास स्ट्रक्चर है, उसको XeO3। तो ये स्ट्रक्चर्स हैं वो हमने बनाने होते हैं। तो कैसे बनाएंगे ये स्ट्रक्चर बच्चों, XeF2 की बात करें तो Xe के ज़ेनॉन, इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है, पहले हीलियम, फिर नियोन है, उसके बाद है आर्गन, फिर क्रिप्टन, फिर एक्सिनोन आता है। तो इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन है इसकी आपको पता ही है कि S में 2 होंगे और P में कितने होंगे, 6, 5S2 5T, ऐसे इस करके इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन आएगी। तो S में 2 है और P में कितने हैं, 6 है। उसके बाद S आएगा 6S, उसके बाद आएगा हमारे पास 6D, D के साथ। तो ये एक इसकी कॉन्फ़िगरेशन है। अब हमने कितने बॉन्ड बनाने हैं फ्लोरीन के साथ, फ्लोरीन के साथ कितने बॉन्ड बनाने हैं, 2। उसके नीचे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन जहां से जहां करके चला जाएगा, ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। एक फ्लोरीन यहाँ लग जाएगा और दूसरा यहाँ लग जाएगा। बचे कितने यहाँ लोन पेयर, 3 बचे। कितने लोन पेयर बचे, 3। बॉन्ड पेयर कितने हैं, 2। तो 2 बॉन्ड पेयर है, 3 लोन पेयर है, टोटल पेयर हो गए 5। अगर 5 हो तो हमारी ज्योमेट्री होती है ट्रायंगल बाइपिरामिडल होती है। Xe ये 3 हो गए और ये ऊपर एक नीचे, ये ट्रायंगल बाइपिरामिडल इसका ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट होता है। हमेशा याद रखना ये लोन पेयर है, इनको हम इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखते हैं। जो लोन पेयर है इनको कहाँ रखेंगे हम, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। लोन पेयर को इक्वेटोरियल पोजीशन पे रख दिया और जो बॉन्ड पेयर है, दो फ्लोरीन के साथ, एक ऊपर एक नीचे, ऐसे इसको एक्सियल पोजीशन पे रख दिया। तो ये एक शेप बनेगी। ये कौन सी शेप बनी, जब हम शेप देखते हैं तो ये लोन पेयर को भूल जाते हैं, तो ये सीधा इनको हम देखते हैं तो ये एक तरह से लीनियर शेप बन जाती है किसकी, XeF2 की। इसी तरह से XeF4 XeF6 ये बना सकते हैं। XeF4 में क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन उड़ जाएगा और चला जाएगा तो 4F लग जाएंगे। 4F के बाद 2 लोन पेयर बचेंगे। उसके बाद क्या होगा, XeF6 में ये भी चला जाएगा इलेक्ट्रॉन
तो सिर्फ एक लोन पेयर बचेगा, 6 बॉन्ड पेयर बन जाएंगे। तो ये ऐसे ज्योमेट्री को भी आपने क्या है ध्यान से करना है। इसके बाद में जो हमेशा याद रखना, जैसे XeO3 की बात करें, हमेशा याद रखना जब ऑक्सीजन लगा होता है तो Xe का ऑक्सीजन के साथ कितना होता है, डबल बॉन्ड होता है, ये याद रखना हमेशा डबल बॉन्ड होता है। तो डबल बॉन्ड में Xe के कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे, 2 4 6, टोटल इसके पास 7 है, उसमें 6 तो हो गई, बाकी जो एक बचा लोन पेयर बचेगा 8 इलेक्ट्रॉन है सॉरी इसमें, तो 8 में से अपना 1 2 3 4 5 6 तो लगे, बाकी एक इसके बाद लोन पेयर बचेगा। तो हमेशा याद रखना कि यहाँ 3 डबल बॉन्ड है और एक लोन पेयर बचेगा XeO3 में। तो ये जो है डबल बॉन्ड है, इसको एक ही मानते हैं, एक ही पोजीशन मानते हैं। तो हमारे पास 3 बॉन्ड पेयर है, तो एक इसमें लोन पेयर है। ये मान के चलना कि 3 बॉन्ड है, एक लोन पेयर है, ऐसे आपने मान के चलना है। तो कौन सी ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल होती है वैसे जो अरेंजमेंट है, लेकिन इसको हम भूल के, तो ये हमारे पास क्या बन गई, ट्रायगोनल बन जाएगी, पिरामिडल, ट्रायगोनल पिरामिडल ज्योमेट्री बन जाती है। तो ऐसे करके जो शेप्स है, जो ज्योमेट्रीज है, ये भी आपने बच्चों ड्रॉ करनी है। इसके बाद यूजेस आ जाते हैं इनके, वो यूजेस पढ़ने हैं। ये छोटा जो इस ये ग्रुप है, जो सबसे छोटा ग्रुप है कौन सा, नोबल गैसेज, तो इनके स्ट्रक्चर, इनके सारा कुछ नहीं समझ में आता तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, पूछ सकते हो, फोन कर सकते हो। सो दैट्स ऑल अबाउट द p block element, and in the next video we will start new chapter.